नमस्ते, कैसे हैं आप? स्वागत है आपका हमारे चैनल IGNOU पाठशाला 7 में। आज हम शुरू करने जा रहे हैं BPSC 101 की यूनिट 6 नारीवादी राजनीतिक सिद्धांत। जब हम नारीवाद या फेमिनिज्म शब्द सुनते हैं तो अक्सर हमारे दिमाग में बहुत सी अलग-अलग तस्वीरें आती हैं, कुछ अच्छी, कुछ बुरी। लेकिन एक अकादमिक विषय के तौर पर इसका मतलब क्या है? आज हमारे पास इग्नू के राजनीति विज्ञान पाठ्यक्रम की यही यूनिट है जो इस पर एक बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड नजरिया देती है। हमारा आज का मिशन है इस यूनिट के सबसे जरूरी और दिलचस्प विचारों को बाहर निकालना। नारीवाद की ये लहरें या वेव्स आखिर हैं क्या? इसके अंदर इतनी अलग-अलग शाखाएं कैसे बनी? और सबसे जरूरी, ये विचार अंतर्राष्ट्रीय राजनीति जैसी बड़ी चीजों को देखने का हमारा नजरिया कैसे बदलते हैं। चलिए इस कहानी को परत दर परत खोलते हैं। और यह सबसे आकर्षक बात यह है कि नारीवादी सिद्धांत सिर्फ महिलाओं के बारे में नहीं है, जैसा कि कई लोग सोचते हैं। इसका असली सार शक्ति यानी पावर को समझना है। ये इस बात की गहराई से पड़ताल करता है कि मर्द और औरत होने की सामाजिक धारणाएं हमारे समाज को, हमारे दफ्तरों को, हमारी सरकारों को और यहाँ तक कि हमारे आपसी रिश्तों को भी कैसे बनाती बिगाड़ती हैं। यह एकेडमिक मटेरियल हमें दिखाता है कि फेमिनिज्म सिर्फ सड़कों पर नारे लगाना नहीं है, बल्कि यह राजनीति का एक बहुत गंभीर विश्लेषण है। यह इस विचार को चुनौती देता है कि राजनीति सिर्फ संसद या चुनावों में होती है और कहता है कि व्यक्तिगत ही राजनीतिक है। ये व्यक्तिगत ही राजनीतिक है वाली बात बहुत गहरी है, इस पे हम आगे जरूर आएंगी। लेकिन पहले चलिए इतिहास से शुरू करते हैं। स्रोत नारीवादी आंदोलन को 3 मुख्य लहरों में बांटता है। ये असल में कहानी की तरह है, एक सवाल की कहानी जो वक्त के साथ और गहरा होता गया। पहली लहर का सवाल सबसे सीधा था, क्या हमें भी इस टेबल पर एक कुर्सी मिल सकती है? ये मुख्य रूप से कानूनी और राजनीतिक अधिकारों की लड़ाई थी। स्रोत में 1848 की सेनेका फॉल्स घोषणा का जिक्र है, जो अमेरिका में एक बहुत बड़ा मोड़ था। मांगे सीधी सादी थीं, वोट देने का अधिकार, पढ़ने लिखने का अधिकार और संपत्ति रखने का अधिकार। बिल्कुल, ये बराबरी की लड़ाई थी, लेकिन ये समझना जरूरी है कि ये सिर्फ अमेरिका या यूरोप तक सीमित नहीं थी। जैसा कि स्रोत में बताया गया है, भारत में 1917 में इंडियन विमेंस एसोसिएशन का गठन हुआ। उनके लक्ष्य भी वही थे। अच्छा। हाँ, विरासत में बराबरी का हक, तलाक का अधिकार और सबसे जरूरी, महिलाओं को वोट देने का अधिकार। ये दिखाता है कि कानूनी बराबरी की ये चाहत एक ग्लोबल भावना थी। ये एक तरह से आंदोलन की नींव रखने जैसा था। अगर आपके पास कानूनी अधिकार ही नहीं है, तो आप आगे की लड़ाई कैसे लड़ेंगे? तो पहली लहर ने कानूनी दरवाजे तो खोल दिए, लेकिन जल्द ही ये एहसास हुआ कि सिर्फ कानून बदलना काफी नहीं है। 1960 के दशक तक एक नई बेचैनी थी कि असली लड़ाई तो घरों के अंदर, समाज की सोच में और हमारी संस्कृति में है। टेबल पर कुर्सी तो मिल गई, पर अब सवाल ये था, एक मिनट, ये टेबल किसने बनाई है और इसका डिजाइन ऐसा क्यों है जिसमें कुछ ही लोग आराम से बैठ सकते हैं? यहीं से दूसरी लहर की तूफानी शुरुआत होती है और यहाँ आकर कहानी बहुत दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि एक नारीवाद नहीं बल्कि कई नारीवाद सामने आते हैं। विचारों का एक विस्फोट थी। स्रोत हमें कई अलग अलग धाराओं के बारे में बताता है। सबसे पहले हैं उदारवादी नारीवादी, मतलब लिबरल फेमिनिस्ट्स। इनकी जड़ें बहुत पुरानी हैं। मैरी वुलस्टनक्राफ्ट की 1792 की किताब तक जाती हैं। इनका मुख्य फोकस था कि जो सिस्टम बना हुआ है उसी के अंदर महिलाओं को बराबर के मौके मिले। मतलब सिस्टम को बदलना नहीं, बस उसमें शामिल होना। बिल्कुल, बेहतर शिक्षा, नौकरी में बराबरी, राजनीति में आने का मौका। लेकिन सब लोग इस बात से सहमत नहीं थे कि सिस्टम ठीक है, बस मौके बराबर मिलने चाहिए। यहीं पर मार्क्सवादी नारीवादी यानी मार्क्सिस्ट फेमिनिस्ट आते हैं। उनका नजरिया तो एकदम अलग था। वो कहते थे कि असली जड़ तो पूंजीवाद यानी कैपिटलिज्म है। बिल्कुल, उनका तर्क था कि महिलाओं का शोषण सीधे सीधे आर्थिक व्यवस्था से जुड़ा है। स्रोत में फ्रेडरिक एंगल्स का एक बहुत दमदार कथन है कि निजी संपत्ति, प्राइवेट प्रॉपर्टी का उदय ही महिला लिंग की ऐतिहासिक हार थी। उनके अनुसार पूंजीवादी व्यवस्था में परिवार एक आर्थिक यूनिट बन जाता है, जहां पति का पत्नी पर वैसा ही कंट्रोल होता है जैसा एक फैक्ट्री मालिक का अपने मजदूर पर। वे मानते थे कि जब तक पूंजीवाद खत्म नहीं होगा, तब तक महिलाओं की सच्ची आजादी संभव नहीं है। तो एक तरफ उदारवादी कह रहे हैं सिस्टम में शामिल हो जाओ,
दूसरी तरफ मार्क्सवादी कह रहे हैं कि आर्थिक सिस्टम को ही उखाड़ फेंको। और फिर आते हैं रैडिकल नारीवादी, रैडिकल फेमिनिस्ट, जो शायद सबसे क्रांतिकारी विचार लेके आए। स्रोत में केट मिलेट की किताब सेक्सुअल पॉलिटिक्स का जिक्र है। इनका कहना था कि असली दुश्मन न सिर्फ कानून है, न सिर्फ पैसा, बल्कि एक बहुत गहरी चीज है जिसे उन्होंने पितृसत्ता या पेट्रियार्की कहा। और यहीं पर वो नारा व्यक्तिगत ही राजनीतिक है, द पर्सनल इज पॉलिटिकल, अपनी पूरी ताकत के साथ सामने आता है। रैडिकल नारीवादियों ने तर्क दिया कि पितृसत्ता एक ऐसा सामाजिक सिस्टम है जो मर्दों को औरतों पर पावर देता है, और ये सिस्टम हर जगह है। हर जगह? हाँ, सरकार और दफ्तरों से लेकर हमारे बेडरूम और किचन तक। उन्होंने कहा कि जिन्हें हम पर्सनल मामले समझते हैं, जैसे घर का काम कौन करेगा, शादी, यौन संबंध, ये सब असल में शक्ति के खेल हैं और इनका राजनीतिक विश्लेषण होना चाहिए। ये सोचना ही अपने आप में एक क्रांति है। इसका मतलब है कि घर में बर्तन कौन धोएगा, ये सवाल उतना ही राजनीतिक है जितना कि संसद में कौन सा बिल पास होगा। इसी दूसरी लहर में एक और अनएक्सपेक्टेड कनेक्शन सामने आता है, पारिस्थितिक नारीवाद या इको फेमिनिज्म। महिलाओं का शोषण और प्रकृति का विनाश, इन दोनों में क्या संबंध हो सकता है? अच्छा, ये एक बहुत ही अनोखा दृष्टिकोण है। स्रोत बताता है कि ये फ्रांसवा डियोबॉन ने 1974 में अपनी किताब फेमिनिज्म और डेथ में ये शब्द गढ़ा। इको फेमिनिस्ट का मूल विचार ये है कि जिस मानसिकता से इंसान प्रकृति पर हावी होना चाहता है, उसी मानसिकता से पुरुष महिलाओं पर हावी होते आए हैं। यह मानसिकता दुनिया को जोड़ों में दिखती है, संस्कृति प्रकृति, पुरुष महिला, दिमाग शरीर, और हमेशा पहले वाले को दूसरे से बेहतर मानती है। अच्छा। उनका तर्क है कि महिलाओं और प्रकृति दोनों का शोषण एक ही जड़ से जुड़ा है। वाओ! तो दूसरी लहर में इतने सारे अलग अलग विचार थे। कोई कह रहा है समस्या कानून है, कोई कह रहा है पैसा, कोई कह रहा है मर्दों की बनाई पूरी संस्कृति, और कोई कह रहा है कि प्रकृति के साथ हमारा रिश्ता ही बिगड़ गया है। बिल्कुल, और यही बात नारीवाद को इतना जीवंत बनाती है। ये कोई धर्म ग्रंथ नहीं है जिसमें सब कुछ लिखा हुआ है। ये एक लगातार चलने वाली बहस है, जहां लोग इस बात पर लड़ रहे हैं कि असल समस्या क्या है। यह असहमति इसकी कमजोरी नहीं, बल्कि इसकी असली ताकत है। सही बात है। ये दिखाता है कि ये एक जिंदा सांस लेता हुआ विचार है जो लगातार खुद से सवाल कर रहा है। और ये सवाल और भी गहरे हो गए जब तीसरी लहर आई। दूसरी लहर ने पितृसत्ता और पूंजीवाद जैसे बड़े दुश्मनों की पहचान तो कर ली, लेकिन उस पर एक आरोप लगा। आरोप ये था कि जब वो महिला की बात करते हैं तो अक्सर एक खास तरह की महिला की तस्वीर पेश करते हैं, एक श्वेत मध्यम वर्गीय पश्चिमी महिला। यहीं से तीसरा और शायद सबसे मुश्किल सवाल पैदा हुआ। जब हम महिलाएं कहते हैं तो इस हम का मतलब क्या है? क्या हम सब एक जैसी हैं? एकदम सही। तीसरी लहर इसी सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश है। ये विविधता, डाइवर्सिटी, पहचान, आइडेंटिटी और इंटरसेक्शनैलिटी पर जोर देती है। इंटरसेक्शनैलिटी एक बहुत जरूरी कॉन्सेप्ट है। इसका मतलब है कि किसी के साथ होने वाला भेदभाव सिर्फ उसके जेंडर पर निर्भर नहीं करता। लिंग, जाति, वर्ग, धर्म, यौनिकता, ये सब चीजें एक दूसरे से कटती हैं और शोषण के अनोखे अनुभव पैदा करती हैं। इसे थोड़ा और आसान शब्दों में समझते हैं। क्या आप कोई उदाहरण दे सकते हैं? जरूर। इसे एक ट्रैफिक चौराहे की तरह सोचिए। एक सड़क लिंग है, दूसरी जाति और तीसरी वर्ग। एक सवर्ण अमीर महिला का अनुभव सिर्फ लिंग वाली सड़क पर चलने जैसा हो सकता है, लेकिन एक दलित गरीब महिला का अनुभव सिर्फ इन तीनों सड़कों का जोड़ नहीं है। यह उस खास चौराहे पर खड़े होने का अनुभव है जहां तीनों तरफ से ट्रैफिक एक साथ आप पर आ रहा है। उसका संघर्ष इन तीनों पहचानों के तकाते यानी इंटरसेक्शन पर होता है। यही इंटरसेक्शनैलिटी है। ये बहुत पावरफुल एनालॉजी है। और इसी तीसरी लहर में एक और विचार आता है जो दिमाग को पूरी तरह से घुमा देता है। उत्तर आधुनिक नारीवाद, पोस्ट मॉडर्न फेमिनिज्म, खासकर जूडिथ बटलर के विचार। स्रोत में उनकी किताब जेंडर ट्रबल का जिक्र है। उन्होंने कहा कि जेंडर एक प्रदर्शन है, परफॉर्मेटिव है। ये समझना थोड़ा मुश्किल है। क्या इसका मतलब ये है कि लिंग एक नाटक की तरह है जहां हम सब बस एक भूमिका निभा रहे हैं? नाटक से भी ज्यादा। बटलर कहती हैं कि कोई असली अभिनेता है ही नहीं जो पर्दे के पीछे मौजूद हो। हम अपने रोज के कामों से, अपने कपड़ों से, बात करने के तरीके से, चलने के ढंग से लगातार लिंग का निर्माण कर रहे हैं। समाज हमें मर्द या औरत होने की एक स्क्रिप्ट देता है और हम उसे रोजाना परफॉर्म करके ही उस किरदार को जिंदा रखते हैं। मतलब जेंडर वो नहीं है जो हम हैं, बल्कि वो है जो हम लगातार करते हैं। बिल्कुल।
यानी कि औरत होना कोई प्राकृतिक या जैविक सच्चाई नहीं, बल्कि एक सामाजिक भूमिका है जिसे हम हर रोज दोहराते हैं। ये तो पारंपरिक सोच पर बहुत बड़ा हमला है। बिल्कुल। बटलर का विचार हमें ये सवाल करने पर मजबूर करता है कि महिला श्रेणी का वास्तव में क्या अर्थ है। अगर जेंडर एक निश्चित पहचान नहीं है, तो पहचान की राजनीति पूरी तरह से बदल जाती है। ये क्वीर और ट्रांसजेंडर पहचानों के लिए वैचारिक जगह बनाता है और इस विचार को चुनौती देता है कि सभी महिलाओं का अनुभव एक जैसा होता है। ये तो एक बहुत ही डिसरप्टिव आइडिया है। हाँ, देखा जाए तो है। नहीं तक पहुंचा, और फिर क्या हम सब एक ही हैं से होते हुए क्या हम जैसी कोई चीज है भी तक आ गया है? अब चलिए इस चर्चा को वैश्विक स्तर पर ले जाते हैं। स्रोत कहता है कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति इंटरनेशनल पॉलिटिक्स का विषय पारंपरिक रूप से लिंग अंधा रहा है। मतलब जब हम देशों, युद्ध, शक्ति और सुरक्षा की बात करते हैं तो हम मानकर चलते हैं कि जेंडर का इससे कोई लेना देना नहीं है। हाँ, और नारीवादी विद्वान इसी जेंडर ब्लाइंडनेस को चुनौती देते हैं। स्रोत में J.N. टिकनर का एक बेहतरीन उदाहरण है। उन्होंने यथार्थवाद यानी रियलिज्म के सबसे बड़े विचारकों में से एक हंस मॉर्गनथाउ के 6 सिद्धांतों की नारीवादी आलोचना की। यथार्थवाद कहता है कि हर देश शक्ति, पावर के लिए काम करता है, यही राष्ट्रीय हित है। टिकनर ने तर्क दिया कि शक्ति की ये परिभाषा बहुत मर्दाना है। राष्ट्रीय हित में सिर्फ शक्ति ही नहीं, बल्कि सहयोग, कॉर्पोरेशन भी शामिल होना चाहिए। सहयोग पुरुष बनाता है। ये अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में मर्दानगी, मैस्कुलिनिटी और शक्ति के बीच के गहरे अनदेखे रिश्ते को उजागर करता है। शायद इसीलिए नारीवादी विद्वान राज्य केंद्रित सुरक्षा के बजाय मानव सुरक्षा, ह्यूमन सिक्योरिटी पर ध्यान देते हैं। बिल्कुल, यानी सिर्फ देश की सीमाओं की सुरक्षा नहीं, बल्कि लोगों की भूख, गरीबी और डर से सुरक्षा। और इसी कड़ी में सिंथिया एनलो की किताब बनानास, बीचेस एंड बेस का जिक्र बहुत जरूरी है। उनका काम इस बात का एक शानदार उदाहरण है कि नारीवादी दृष्टिकोण हमें क्या देखने पर मजबूर करता है। एक मिनट के लिए सोचिए, जब हम अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के बारे में सोचते हैं तो हमारे दिमाग में क्या आता है? जनरल, राष्ट्रपति, बड़े बड़े डिप्लोमैट्स, संयुक्त राष्ट्र की मीटिंग्स, यही सब। बिल्कुल, लेकिन एनलो कहती है कि अगर आपको सच में समझना है कि दुनिया कैसे चलती है, तो आपको उन जगहों पर देखना होगा जिन्हें हम अराजनीतिक मानकर नजरअंदाज कर देते हैं। केलों के बागानों में काम करने वाली महिलाएं, बड़े डिप्लोमैट्स की पत्नियां जो बिना तनख्वाह के पार्टियों का आयोजन करती हैं, और मिलिट्री बेस के पास काम करने वाली यौन कर्मी। एक मिनट, ये बात थोड़ी चौंकाने वाली है। सिंथिया एनलो कह रही हैं कि एक सैन्य अड्डे के पास काम करने वाली यौन कर्मी और एक राजनयिक की पत्नी, ये दोनों वैश्विक राजनीति को समझने के लिए उतने ही जरूरी हैं जितना कि कोई जनरल या मंत्री। कई लोग कहेंगे कि ये तो बहुत बड़ी बात है। ये बड़ी बात है और यही उनका पॉइंट है। एनलो का काम दिखाता है कि कैसे अंतर्राष्ट्रीय शक्ति संरचनाएं इन महिलाओं के अनदेखे श्रम और जीवन पर टिकी होती हैं। एक देश की सैन्य शक्ति दूसरे देश में बने मिलिट्री बेस पर निर्भर करती है, और वो बेस वहाँ की स्थानीय महिलाओं द्वारा दिए जाने वाले कपड़े धोने से लेकर यौन सेवाओं तक के श्रम पर निर्भर करते हैं। एक डिप्लोमेट की सफलता उसकी पत्नी द्वारा आयोजित की गई सॉफ्ट डिप्लोमेसी पर निर्भर कर सकती है। तो एनलो हमें उन धागों को देखने पर मजबूर करती हैं जो व्यक्तिगत जीवन को अंतर्राष्ट्रीय राजनीति से जोड़ते हैं। हाँ, वो दिखाती हैं कि जिसे हम बड़ी राजनीति समझते हैं, वो इन छोटी और अदृश्य चीजों के बिना चल ही नहीं सकती। तो आज की इस पूरी चर्चा को समेटें तो हमने क्या समझा? हमने देखा कि कैसे नारीवादी सिद्धांत वोट के अधिकार की एक सीधी साधी लड़ाई से शुरू हुआ, फिर पितृसत्ता की गहरी जड़ों की पड़ताल करते हुए आगे बढ़ा और अंत में लिंग और पहचान की अवधारणा को ही चुनौती देने तक विकसित हो गया। ये सिर्फ एक विचारधारा नहीं है, बल्कि दुनिया को देखने का, विश्लेषण करने का एक शक्तिशाली लेंस है जो हमें शक्ति, पहचान और राजनीति के बारे में हमारी सबसे बुनियादी धारणाओं पर सवाल उठाने के लिए मजबूर करता है। बिल्कुल, और ये एक लगातार विकसित होने वाली बातचीत है, ये खत्म नहीं हुई है। ये हमें याद दिलाता है कि राजनीति केवल संसदों और अंतर्राष्ट्रीय संधियों में ही नहीं होती, बल्कि हमारे घरों में, हमारे दफ्तरों में, हमारी भाषा में और हमारी संस्कृति में हर पल मौजूद होती है। ये उन शक्ति संरचनाओं को उजागर करता है जिन्हें हम अक्सर सामान्य मानकर स्वीकार कर लेते हैं, और हमें उन्हें देखने और बदलने के लिए वैचारिक हथियार देता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो हमारे चैनल IGNOPHSISHALA7 को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। नमस्कार, आपका दिन शुभ हो।